guys, how are you? I hope you all are doing fine, great, staying at your home, staying safe, and most importantly in this pandemic era, staying healthy. So hi guys, I am back with one another interesting and amazing chapter of class 12 CBSE Flamingo book, that is the rat trap. I hope you have already got the latest updations from CBSE. मैं इस पर एक वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि हज़ारों चैनल्स इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. आप उसमें प्लीज़ देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं. लेकिन फिर भी अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं ज़रूर एक वीडियो अपडेट कर दूंगी इस बारे में कि कितने चैप्टर्स कट गए हैं. तो अभी नेक्स्टली जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द रैट ट्रैप, ये बेसिकली आपका थर्ड चैप्टर रहेगा. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा है. एक चैप्टर एक फेरी टेल की तरह ये सामने लाया गया है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप. ठीक है, अब द रैट ट्रैप से आप क्या समझ रहे हैं? चूहों को पकड़ने का ट्रैप. हम इंडियन होम्स में चूहे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेंड्स विच आर फाउंड इन आवर होम्स, और हम हो जाते इतने परेशान कि हम लगा देते हैं उनको पकड़ने के लिए एक चूहे की दानी. अब क्या होता है, हम दानी में वो चूहे का जो रैट ट्रैप है हम उसमें क्या लगाते हैं? क्या चूहा एकदम स्टाइल में मॉडलिंग करके के अंदर घुसता है अपने मज़े के लिए? ऑब्वियसली नॉट. हम उस रैट ट्रैप में, हम वो ट्रैप में या तो एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा या चपाती का टुकड़ा या हल्की सी चीज़, वैसे चीज़ तो हम नहीं देंगे, हम खुद खाएंगे, चूहे को क्यों देंगे? लेकिन फिर भी चलो, बहुत परेशान है चूहे से, उसको एकदम जान से मारने वाली फीलिंग है, तो हम चीज़ भी रख देते हैं कि भाई इसको देख के तो चूहा आएगा ही. तो क्या करता है चूहा? वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो लालच उसके अंदर पैदा हो जाता है. अरे यार क्या सुंदर ब्रेड का टुकड़ा, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा. और वो इस छोटे से ब्रेड और चपाती के टुकड़े को देखकर वो घुसता है रैट ट्रैप में, यानी कि ट्रैप में फंस जाता है. और पीछे मुड़ के देखता है तो ट्रैप का दरवाज़ा बंद, यानी कि वो छोटे से ब्रेड के लालच के चक्कर में बेचारा बंद हो गया. अब पता नहीं वो कहाँ जाके फेंकेगा, नाले में फेंकेगा या पता नहीं वो सीवेज में जाएगा, जो भी हो चूहे का. तो बेसिकली क्या हुआ, लालच के चक्कर में वो फंस गया. और यही हम ह्यूमंस की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. इस चैप्टर में यही बोला गया है. इस चैप्टर में बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो एक रैट ट्रैप सेलर, एक चूहा का ये जो ट्रैप बेचने वाला एक सेलर. A person in this chapter who is the main character of this chapter is basically a rat trap seller. वो rat traps यानी कि रैट को पकड़ने वाले ट्रैप्स जो चूहेदानी हमारे घर में होती है उसको बेचने का काम करता है. और कहता है कि भाई ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार ही रैट ट्रैप है. अरे बिकॉज हर इंसान कंटिन्यूसली लगा हुआ है कुछ ना कुछ हासिल करने में. अभी तो खैर पेंडेमिक एरा है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से, प्रोहिबिशन से एवरीवन इज़ बीइंग लॉक डाउन. लेकिन फिर भी अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो कंटिन्यूसली लोग सुबह 6 से रात को 12 बजे तक राउंड द क्लॉक लगे हैं सिर्फ कमाना कमाना कमाना. कोई 2 BHK फ्लैट में है तो उसको 3 BHK फ्लैट का ड्रीम है. कोई 3 में है, 3 BHK में, उसको विला चाहिए, बंगला चाहिए, उसको हवेली में रहना है, उसको छुट्टियां मनाने रिजॉर्ट में जाना है. तो कंटिन्यूसली हमारे ड्रीम्स हैं. और ड्रीम्स तो कम, हमारी ग्रीड ज़्यादा है. इसको देख के मेरे को भी चाहिए, उसको देख के मेरे को भी चाहिए. और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ को पीसफुली और हारमोनियसली जीने की बजाय उसे बहुत हेक्टिक बनाते जा रहे हैं. तो लालच के चक्कर में हम फंसते ही जा रहे हैं गिरोह में. और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि बंदे की तबीयत भी ख़राब हो जाती है. वो इतना हेक्टिक लाइफ संभाल नहीं पाता. हम सुनते हैं ना हार्ट अटैक, बहुत ही कम एज में हार्ट अटैक, बहुत ही कम एज में BP की प्रॉब्लम्स. ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ लाइफ जो हम अपने सर में लेकर घूम रहे हैं. तो क्यों? क्योंकि समाज में इतना कुछ देखते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, उसके लिए हम अपने से ज़्यादा काम लेते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता और बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक ट्रैप में फंसाते जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द लालच, बिकॉज ऑफ द ग्रीड्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो बेसिकली ये जो रैट ट्रैप सेलर है इसकी यही फिलॉसफी है कि मैं तो रैट ट्रैप बेचता हूँ पर ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है. अब ये रैट ट्रैप सेलर ने ऐसा सोच कहाँ से निकाली वो हम इस चैप्टर में पढ़ के ही जान पाएंगे. तो फटाफट से हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर में. इसका बेसिक वैल्यू क्या है? एक तो आपने ये सीख लिया कि वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, लेकिन जो राइटर हैं उन्होंने क्या सोच कर ये चैप्टर लिखा है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये बातें लिखनी पड़ती हैं. ठीक है, सो द रैट ट्रैप, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ.
आप ओ के ऊपर 2 डॉट्स देख रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ स्वीडिश वर्ड. एंड दिस लेडी Selma Lagerlöf, she is a Swedish writer whose stories have been translated into many languages, and a universal theme runs through all of them: a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. यानी कि इनके कितने भी चैप्टर आप उठा लो, हमें हालांकि अभी एक चैप्टर ही पढ़ना है, पर ये जो और भी चैप्टर स्टोरीज लिखती हैं, सब में एक ही थीम आपको कॉमन थीम दिखेगी. क्या वो थीम है? इनकी सोच है. इनकी क्या सोच है जो थीम के रूप में दिख के सामने आती है? ये सोचती हैं कि हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है. कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसको उसके हालात, उसको उसके सिचुएशंस, उसको उसके सर्कमस्टांसेस बुरा बनाते हैं. बट हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है. अगर उस अच्छाई को उगा दिया जाए, यू कैन से, अगर उस अच्छाई को बाहर ला दिया जाए, रेस कर दिया जाए, अवेकन कर दिया जाए, जगा दिया जाए, तो वो इंसान एक बहुत ही बुरे हालत से अपने आप को एक अच्छे हालत में कन्वर्ट कर सकता है, अपने आप को एक बुरे से अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर सकता है. और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये बात प्रूव्ड भी हुई है. तो एक असेंशियल गुडनेस, एक अच्छाई जो इंसान के अंदर होती है, वो कभी मर नहीं सकती. और प्यार से, अंडरस्टैंडिंग और लव से, समझ से, प्यार से, अफेक्शन से, जनरॉसिटी से, पोलाइटनेस से, पेशेंस से, काइंडनेस से हम वो अच्छाई बाहर ला सकते हैं. एंड दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन. ये जो स्टोरी है बेसिकली स्वीडन में जो माइंड्स होती हैं, माइंड्स की स्टोरी है, उसके इवॉल्व, उसके मतलब चारों तरफ घूमती है. कौन सी माइंस? विच इज़ रिच इन आयरन ओर, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. तो ये जो माइंस है स्वीडन की, ये स्वीडन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लाइक अगर आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, लेकिन हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है. हमें बेसिकली चैप्टर पढ़ना है. चैप्टर में स्वीडन माइंस के बारे में बातें की गई हैं, क्योंकि ये स्टोरी रिवॉल्व होती है वो माइंस के आसपास. अभी आप आगे पढ़ेंगे. और वो जो माइंस है वो एक कंट्री का बहुत असेंशियल पार्ट है. And the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. और ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से एक फेरी टेल के रूप में सामने लाई गई है. तो स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. ठीक है. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. So what he used to do, जो man था वो rat trap बेचता था. He used to collect the material from different shops like wire हो गया, ठीक है, और उसको टाई करके उसने रैट ट्रैप बना के वो बेचता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. ऑब्वियसली वो बेचारा एक सिंपल रैट ट्रैप से तो बेच रहा है, उसको उसमें कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी. यानी कि ये जो इसका बिजनेस था बिल्कुल भी इट वॉज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल. तो उसने क्या किया, उसने 2 और चीज़ें स्टार्ट कर दी. पहला भीख मांगना, बेगिंग, एंड पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां करना. वाई? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. ऑब्वियसली अपना सर्वाइवल चलाने के लिए, अपना सर्वाइवल, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि वो पैसे कमा के 2 रोटी खा सके, उसके लिए उसने 3 चीज़ें करता था. एक रैट ट्रैप बेचता था, बट दैट बिजनेस वॉज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल. फिर उसने भीख मांगनी, फिर उसने क्या करनी, चोरियाँ करनी. सो इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, फटे पुराने कपड़े. हिज चीक्स वर संकन, एकदम दबे हुए, डल से चीक्स. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी. शायद उसने कभी भी 2 वक्त 2 स्क्वायर्स ऑफ मील्स लिए ही नहीं हैं, कभी उसकी भूख मिट्टी ही नहीं है. तो उसका पूरा हुलिया दिखाता है कि ही वॉज टोटली यू कैन से अ मिजरेबल मैन, जो इस अर्थ पे अपना जीवन किसी ना किसी तरीके से चला रहा था. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड उस रैट ट्रैप सेलर को बोला गया है. क्यों बोला गया है? वेगाबॉन्ड इज बेसिकली अ पर्सन हु इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. कुछ काम नहीं है, घुमक्कड़ व्यक्ति यहाँ से वहाँ घूम रहा है, कभी चोरी करता है, कभी भीख मांगता है, कभी रैट ट्रैप बेचता है. उसके लिए लाइफ कितनी सैड है, मोनोटोनस है, बोरिंग है. लाइफ में कुछ मिठास नहीं है, कुछ जॉय नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ नहीं है. ही प्लॉट्स along the road, एकदम रोड के इधर उधर घूमता रहता है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. भाई उसका घर नहीं है, रास्ते में इधर चला, कभी मैं उधर चला, वैसी वाली सिचुएशन है. और एंड ही इज लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. मेडिटेशन मतलब एकदम चुपचाप साइलेंस में, कोई फैमिली भी नहीं होगी,
तो अपने ही साइलेंस में, अपनी धुन में, कभी इधर चला मैं उधर चला वाली सिचुएशन उसके साथ है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. अब इसने कुछ सोच लिया खतरनाक. रैट ट्रैप सैलड ने कुछ सोच लिया खतरनाक. क्या सोच लिया? विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. उसने कुछ ऐसा सोचा कि उसको सोचते ही वाह मज़ा आ गया. अब क्या सोचा कि उसको इतना मज़ा आ गया? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. वो अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था. कौन से रैट ट्रैप? जो वो बना के बेचता था. व्हेन ही सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया. एकदम से उसको कुछ आइडिया आया. क्या आइडिया आया? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके आसपास जो भी विश्व है, संसार है, द होल वर्ल्ड, ही सेज द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, इट्स सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस was nothing but a big rat trap. यानी कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं, सीज हैं, ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये सब रैट ट्रैप हैं. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और ये जो सुंदर सा संसार है ना, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक काम का है. क्या? कि ह्यूमंस के लिए बेट सेट करना. बेट मतलब वही चीज़ का टुकड़ा जो हम चूहे के लिए सेट करते हैं और वो दौड़ा चला अंदर आ जाता है रैट ट्रैप में और फंस जाता है. तो ये संसार भी वही है. ये संसार भी हम इंसानों के लिए बेट सेट कर रहा है. ग्रीड लगाते जा रहा है सामने, और इंसान भाग के एकदम ग्रीड के पीछे पड़ जाते हैं और अपने आप को खो देते हैं उस टेंशन में, उस हेक्टिकनेस में. तो वो कहते हैं जैसे इंसान चूहे के लिए बेट सेट करता है, वर्ल्ड इंसानों के लिए बेट सेट करता है. बेट यानी कि जिससे आप एकदम अट्रैक्ट हो जाओ. बेट यू कैन से द ग्रीड्स विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, हम लालच के पीछे भागते हैं. लालच कौन? ये दुनिया ही तो हमें दे रही है. हेंस उसने ऐसा बोला. उसने क्या बोला? कि दिस वर्ल्ड एग्जिस्टेड फॉर नॉट एनी पर्पस बट ओनली वन पर्पस. कौन सा पर्पस? इंसानों के लिए बेट यानी कि ग्रीड ऑफर करना. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. Now this particular rat trap seller, इसने कुछ ज़्यादा ही डीप सोच लिया और उसको मज़ा आ गया सोच के. इसने अपने रैट ट्रैप को वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर दिया कि भाई रैट ट्रैप में जैसे चीज़ सेट करके चूहे को पकड़ते हैं ना, ये वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे पकड़ के इंसान अपने आप को उसमें खो देते हैं. यानी कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी ग्रीड है, लालच है. फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से अच्छा कपड़ा, लिवाइस नहीं, डेनिम नहीं, ली कूपर पहनना है, मुफ्ती का पहनना है, मैदाम का पहनना है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. ठीक है, उसके बाद एक से बढ़कर एक घर हैं. रियल एस्टेट ओनर्स अपने बड़े बड़े मुंबई में, वर्ल्डली में घर बनाए जा रहे हैं. बांद्रा में घर है, आपका मालाबार हिल्स में है. मतलब बहुत सारे रिचेस हैं वर्ल्ड में. जॉय है, कंफर्टेबल है. आज मेरे को होटल में जाना है, नहीं मेरे को ग्रैंड हयात में जाना है, मेरे को JW मैरियट में जाना है, मेरे को लेमन ट्री में जाना है, मेरे को दुबई के बड़े बड़े होटल्स में जाना है. वो जो अभी एकदम लेटेस्ट वाला खुला है, शायद दुबई अल अरब समथिंग लाइक दैट, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है. तो जो भी, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये वर्ल्ड हमें कितनी सारे लालच देता है, जिसके चक्कर में हम और कमाना और कमाना और कमाना ऐसे कर करके अपने आप को फंसाते जाते हैं और सुख शांति के जीवन की बजाय हम एक देखा सीखी का जीवन जीने लगते हैं. इसने लिया, मैं भी आईफोन लूँगा, वैसी वाली बात. अब नेक्स्ट चलते हैं. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. अब उसने वर्ल्ड के बारे में इतना गंदा गंदा सोचा कि ये रैट ट्रैप है. क्यों सोचा? क्योंकि कभी दुनिया ने उसकी इज्जत नहीं की है ना. कभी दुनिया उससे अच्छे से मिली नहीं. दुनिया मतलब ह्यूमंस जो उसके आसपास थे, कोई भी उससे अच्छी तरीके से मिला होता तो आज वो एक अच्छा बंदा होता. उसके अंदर एक अच्छी विल होती, गुड विल होती है, बैड विल होती है. आज उसकी ये कहीं ना कहीं सच्चाई तो बोल रही है, लेकिन उसके अंदर की बैड विल बोल रही है. अगर उससे लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करते तो क्या वो आज इतना खतरनाक सोच अपनाता? नहीं अपनाता. तो वो राइटर बता रहा है कि कभी भी दुनिया इसके साथ अच्छी थी ही नहीं. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. कहते क्योंकि दुनिया कभी उसके साथ अच्छे से पेश ही नहीं आई, उसको तो मजा आने लग गया कि अब मैं दुनिया के बारे में ही एकदम खतरनाक सोचता हूँ. और इससे उसको अच्छा लगता था, क्योंकि सामने वाला अगर तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तुमसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, और सामने वाले का कुछ बुरा हो जाए तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा. यही इसके साथ सिचुएशन थी. इट बिकेम अ चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. तो वो कहता है कि उसको बड़ा मजा आता था. उसके लिए एक चेरिस्ड पास्ट टाइम था, उसके लिए चेरिस्ड पास्ट टाइम था, यानी कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया था ये
उसको ऐसा सोचने में एंटरटेनमेंट लगती थी, मज़ा आता था। और अपनी बहुत सारी ड्रियरी प्लॉटिंग्स, मतलब डल प्लॉटिंग्स, मतलब इधर उधर घूमना, और वो जब भी रास्ते में एकदम उदास होकर इधर उधर घूमता, फिर से ये सब सोचने लग जाता कि यार वर्ल्ड भी तो रैट ट्रैप है, यहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक चूहेदानी में ही बंद करके बैठे हुए हैं। तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था, और वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था कि उसके आसपास कौन कौन से लोग हैं जो फंस चुके हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो अभी भी घूम रहे हैं और फंसने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड। ये ट्रजिंग, ये प्लॉडिंग, ये सारी एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग है कि वो इधर उधर घुमक्कड़ व्यक्ति, इधर चला उधर चला वाला। ठीक है, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। अब गरीब था, घर तो था नहीं। एक दिन देखा रास्ते के उस तरफ एक कॉटेज थी, आप कह सकते हो छोटा सा झोपड़पट्टा टाइप्स। उसने वहाँ पे नॉक किया कि मेरे को शायद अंदर ले ले। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। उसे लगा कि वो झोपड़पट्टे पर नॉक करेगा और सामने से एक गंदा सा चेहरा आएगा और बोलेगा जाओ यहाँ से, जैसे हम लोग भिखारियों को भगाते हैं, है ना, जाओ अभी नहीं, टाइम नहीं है। तो ऐसा ये बेचारे रैट ट्रैप के साथ, रैट ट्रैप सेलर के साथ होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो कॉटेज वाला जो अंदर बंदा था वो अच्छा था भाई, वो अच्छा निकला। उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं थी, उसकी वाइफ नहीं, उसके बच्चे नहीं, वो वैसे अकेला था, और रैट ट्रैप सेलर अपना अकेला था। तो उसने बहुत ही वो हार्ट वार्मिंगली उसको वेलकम किया कि आओ आओ अंदर आओ, मैं तो वैसे ही अकेला हूँ। और इसको चेंज लगा कि भाई सब तो मेरे को रिफ्यूज़ करते हैं, इसने तो मेरे को अंदर बुला लिया। फिर क्या बोलता है, इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। और भैया वो तो लग गया एकदम मेहमान की तैयारी करने में। उसने ओल्ड मैन, जो कॉटेज वाला ओल्ड मैन था, वो तो स्वागत में लग गया एकदम। उसने पॉरेज चढ़ा दिया। पॉरेज दलिया होता है बेटा, मतलब मेहमान के स्वागत में चढ़ाया तो क्या, दलिया चढ़ाया ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, उसे खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। और भैया उसे टोबैको का रोल का भी एक स्लाइस दिया, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। ठीक है, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। भैया काफ़ी अतिथि देवो भव, पूरा इसने फॉलो किया दुनिया में और किसी ने नहीं किया। तो वो ओल्ड मैन जो कॉटेज वाला था, उसने उसको खाना ही नहीं दिया, उसने उसको टोबैको का रोल ही नहीं दिया, बल्कि उसके साथ गेम भी खेले हैं। कौन से गेम खेले हैं, दे प्लेड मजॉलिस। मजॉलिस इज़ लाइक हम लोग अपना खेलते हैं ना, को पता ही होगा, सॉलिटेयर, ये सब कार्ड के गेम्स होते हैं, मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता। तो इस स्वीडन में एक ये गेम चलता है मजॉलिस, अ गेम ऑफ कार्ड्स विच इज़ प्लेड इन स्वीडन, यू कैन बेसिकली से। तो ये लोग मस्त खेलते रहे जब तक इनको नींद नहीं आई। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज इन टोबैको। तो ओल्ड मैन कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ओल्ड मैन ने जितनी आसानी से उसको अंदर ले लिया, जितनी आसानी से उसको घर का खाना बना के खिलाया, जितनी आसानी से उसके साथ गेम खेला, अपना टोबैको रोल भी शेयर कर दिया, उतनी ही आसानी से अपने कॉन्फिडेंसेस यानी कि अपने सीक्रेट्स भी बता दिए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। गेस्ट मतलब आप वहाँ पे मार्क करके लिख सकते हैं, यहाँ पे गेस्ट कौन है कॉटेज में, अरे भाई रैट ट्रैप सेलर। होस्ट कौन है, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर यानी कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो बंदा था कॉटेज में, इसको क्रॉफ्टर बोला गया है क्योंकि पहले एक ये ऐसा इसका लैंड लूंड हुआ करता था, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे काम करता था, तो इसको क्रॉफ्टर भी बोला गया है। ठीक है, तो ये बंदा को क्रॉफ्टर बोलो, अभी आप समझो ओल्ड मैन मान के चलो। तो ये होस्ट था, और ये कौन था, अपना रैट ट्रैप सेलर, ये था अपना कौन था, गेस्ट। वेरी गुड। सो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किसके प्रॉस्पेरिटी के दिनों की बात की जा रही है, ना जी ना, यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर की प्रॉस्पेरिटी के दिन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ओल्ड मैन, कॉटेज वाले ओल्ड मैन की बात की जा रही है कि जो कॉटेज वाला ओल्ड मैन था अपने अच्छे दिनों में, हिज होस्ट, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, होस्ट की, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, हिज होस्ट हैज बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स। क्रॉफ्टर मीन्स वन हु रेंट्स अ फार्म, इसका खुद का फार्म था। तो यानी कि ओल्ड मैन ने क्या बोला, उसने अपने सारे सीक्रेट्स भी खोल दिए कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। उसने बोला ये जो मैं हूँ ना तुम्हारा होस्ट, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं एकदम जब मेरे अच्छे दिन थे ना, मैं क्रॉफ्टर था, मेरा खुद का फार्म हुआ करता था, मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स, रैम्सजो वहाँ पे मिल का नाम है, एक माइंस आप कह सकते हैं स्वीडन की, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्वीडन की माइंस के रिवॉल्व हो रही है स्टोरी, तो ये रैम्सजो उसका ही नाम है। तो ये माइंस में भी काम करता था, माइंस में अपना मे बी लैंड लूंड देता था, एंड ही हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो इसका लैंड भी था, ये लैंड में रैम्सजो में काम भी करता था, ये
एग्रीकल्चर लैंड में भी काम करता था, तो बहुत अमीर हुआ करता था. Now that he was no longer able to do that day labor, it was his cow which supported him. लेकिन अब बुढ़ा तो हो चुका है भाई, कितना लैंड में काम करेगा ना, तो अब उसकी खुद की थी काऊ, गाय, तो जो उसे सपोर्ट करती थी. वो बोलता है यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मतलब उसकी गाय को बोलता है कि ये जो मेरी गाय है ना, ये एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. तो गाय को क्या बोलता है कि ये जो मेरी गाय है एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बिकॉज शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroners in a day, and last month he had received all of 30 kroners in payment. तो वो एक्चुअली यहाँ पे क्रोनर्स यानी कि स्वीडन करेंसी. उसने क्या बोला कि जो मेरी गाय है इतना मस्त दूध देती है, मैं बेच के पिछले मंथ मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं. भाई उसने अपनी अर्निंग भी बता डाली एक स्ट्रेंजर को, तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस था ये क्रॉफ्टर. सो द स्ट्रेंजर, अच्छा आप क्लियर हुए ना, क्रॉफ्टर क्या, इसका खुद का फार्म भी था, इसने ये रेंट पे भी फार्म देता था, रैम्स जो आयरन वर्क्स में भी काम करता था. ठीक है, तो क्रॉफ्टर यहाँ पे किसको बोला गया है, वो कॉटेज वाले मैन को, कॉटेज वाले ओल्ड मैन को. और उसने क्यों बोला गया है, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क एट रैम्स जो, ही यूज्ड टू ओन अ लैंड. और इसने किसको गेस्ट इन्वाइट किया है, इसने रैट ट्रैप सेलर को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है. तो गेस्ट रैट ट्रैप सेलर, उसका होस्ट कौन, क्रॉफ्टर. अब आगे चलते हैं. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. अब स्ट्रेंजर कौन है भाई, ऑब्वियसली स्ट्रेंजर कौन हुआ, रैट ट्रैप सेलर. वो एकदम उसको अनबिलीवेबल सा लगा. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. मतलब भाई उसने अपनी आइडेंटिटी तो बताई, अपना पूरा अतीत सब कुछ खोल दिया उसके सामने, अपनी अर्निंग भी बता दिए पिछले महीने के. और तो और उसने क्या किया, वो विंडो पे गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. मतलब भाई उसको कुछ ज़्यादा ही था. जो 30 क्रोनर कमाए थे पिछले महीने, उसने सिर्फ बताया ही नहीं, अपना थैला निकाला, उसमें से सच में 30 क्रोनर के नोट भी उसको दिखा दिए. मतलब पूरे रैट ट्रैप सेलर जो कि ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड चोर था, उसको सामने से अपनी अर्निंग्स बता दी, प्लस अर्निंग्स जहाँ रखी हैं वो भी जगह बता दी. तो इतना भाई मेरी पर्सनल एडवाइस है, इतना कभी भी किसी स्ट्रेंजर से ना खुलें जितना ये बंदा खुल गया था. तो चलिए आगे पढ़ते. हुआ क्या, These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. तो क्या हुआ, उसने फटाफट उसको वो 30 क्रोनर बिल्स, यानी कि 30 क्रोनर यानी कि 3 नोट दिखाए. एक नोट था 10 क्रोनर बिल्स का, तो वो 3 नोट दिखाए, टोटल 3 into 10 30 क्रोनर्स दिखाए और फटाफट पाउच के अंदर रख लिए. वो भी सोच रहा था कि कितना ये डेयरिंग बंदा है ये कॉटेज वाला मैन, कि उसने अपने सारे सीक्रेट खुल के रख दिए यार उसके सामने. मतलब कुछ ज़्यादा ही वो जेनरस था. अब क्या हुआ, रात को ये सब दिखा दुखू दिया, वो लोग सो गए. ना व्हाट हैपन नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन. मस्त दोनों उठे अच्छी से नींद लेके, पिछले रात का दलिया खाया हुआ था. अब द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ. ऑब्वियसली उसका भी बेसिकली क्या था, वो बस क्या करता था, काऊ का जो दूध आता था उसे क्रीमरी में बेचता था और पैसे कमाता था. तो उसको लगा कि अब मैं फटाफट उठ के अपना वही करूँ, काऊ का जो भी दूध निकालूँ उसे बेचने जाना है, क्योंकि दैट वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, अदर मैन कौन यहाँ पे, अब भाई जब घर का बॉस उठ गया तो अदर मैन यानी कि आपका रैट ट्रैप सेलर, उसने सोचा दैट इट्स नॉट गुड, he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. उसको लगा भाई मैं बेड पे पड़ा रहूँगा, और मैं वैसे भी ठहरा स्ट्रेंजर, ये ठहरा मालिक उठ के काम करे, मैं बेड पे पड़ा रहूँ, अच्छा नहीं लगता ना, संस्कार अच्छे थे उसके एकदम. तो वो भी उठ गया. ठीक है, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों कॉटेज से निकल गए, उसको काम पे जाना था, उसने कॉटेज बंद की, तो बेचारे स्ट्रेंजर को अंदर थोड़ी छोड़ता. स्ट्रेंजर भी बाहर, क्रॉफ्टर भी बाहर. क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. मस्त घर लॉक कर दिया, तो क्रॉफ्टर अपने रास्ते और रैट ट्रैप सेलर अपने रास्ते. पर बेटा कहानी में ट्विस्ट तो चाहिए ही चाहिए. कैसे वो अपने रास्ते, बेटा रजिस्टर्ड चोर था, उसके लिए 2 वक्त की रोटी नसीब होनी मुश्किल थी. और ऐसे में कोई उसे सामने से अपने घर का सारा राज खोल दे और वो उसके राज पे हाथ ना डाले, ऐसा हो सकता है? उसने क्या किया अब देखते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. भाई क्रॉफ्टर तो निकल लिया अपनी काऊ के साथ, वो महाराज फिर आ गए रैट ट्रैप सेलर, वो उसके कॉटेज के सामने जाके खड़े हो गए.
क्या किया? ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। भाई संस्कारी था, उसने तोड़ फाड़ के अंदर नहीं किया, उसने और महान काम किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। भाई वही खिड़की जिसमें एक थैला था और जिस थैले में 30 क्रोनर्स थे जो क्रॉफ्टर ने उसे बताए थे। सो व्हाट ही डिड, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन। भाई ने तोड़ दिया कांच खिड़की का, एंड स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स। भाई ने तोड़ा कांच, भाई ने घुसाया अंदर हाथ, हाथ कहाँ पे डाला? थैले में, थैला निकाला, 30 क्रोनर जेब में, थैला वापस। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। मतलब भाई हो गई थी चोरी, हो गई थी चोरी क्रॉफ्टर के घर में। मतलब क्रॉफ्टर जो कूद कूद के दिखा रहा था ना 30 क्रोनर, हो गए उसके गायब। भाई वो चोर था ना, रेड ट्रैप सेलर। अब तुम चोर को सामने से इनविटेशन दे रहे हो तो कहाँ से रुकेगा वो, ठीक है। अब एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। उसको एकदम अंदर से अच्छा लग रहा था यार, उसको एकदम लगा मैं कितना स्मार्ट हूँ ना, कल मैं इसके घर में रुका, इसने मेरे को अपने राज खोले, आज मैंने मस्त पूरा 30 कर्नर साफ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको इतना तो पता था कि चोरी भारी भरकम हुई है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता 30 क्रोनर्स की हमारे इंडिया में सोचा जाए तो वैल्यू कितनी होगी, पर मान लो भाई बंदा गरीब है, उसके लिए 30 क्रोनर बहुत है, ठीक है। तो उसने चुराया। अब उसको ये डर था कि भाई पब्लिक रोड लूँगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊँ अगर ये बात बाद में फैल जाए। सो बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट। तो उसने सोचा पब्लिक रोड नहीं लेते हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर से चलते हैं, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। तो पहले कुछ घंटों में वो फॉरेस्ट में आराम आराम से निकलता गया, बट लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड अ कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। अब भाई बिना सोचे समझे, नहीं सोचा समझा तो बहुत था कि मैंने चोरी की है, पकड़ा ना जाऊँ तो फॉरेस्ट से निकलता हूँ, बट वो फॉरेस्ट गलती से बड़ा कंफ्यूजिंग था और काफ़ी बड़ा भी था, तो वो फंस गया वहाँ पे। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसने बहुत कोशिश की एकदम सीधा सीधा जाए, कोई रास्ते में दोबारा ना आ जाए, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड that he had only been walking around in the same part of the forest. अब ऐसा कहाँ होता है, ऐसा हमारे साथ होता है भूल भुलैया में, जब हम एक ही चीज़ के आसपास घूम रहे हैं, एक ही पेड़ के आसपास घूम रहे हैं आधे एक घंटे से, फिर लास्ट में सिक्योरिटी वाला उठा के लेके जाता है, बोलता है बेटा जब आता नहीं है तो घुसा मत करो अंदर। तो वो वाली सिचुएशन इसके साथ फॉरेस्ट में हो गई थी। वो उसने बहुत कोशिश की कि एकदम अपना परफेक्ट डायरेक्शन बनाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो तो एक ही जगह के आसपास घूम रहा है, वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। अब उसे अपने खुद के थॉट्स याद आ गए कि कैसे संसार के बाकी लोग इस सांसारिक लालचों में फंसकर अपने आप को झोंक देते हैं उस रैट ट्रैप में। आज उसके साथ भी तो वही हो गया। वो 30 क्रोनर से वो अट्रैक्ट हुआ, क्यों? लालची था, लालच था वो 30 क्रोनर, लालच था वो 30 क्रोनर। जैसे चूहे के लिए लालच है वो छोटा चीज़ का टुकड़ा, आज उसके लिए वो बेट था 30 क्रोनर, जिसके लालच में फंस गया और आज यहाँ फॉरेस्ट में फंस गया आके, जिससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। काफ़ी घंटे हो गए हैं, एकदम हताश हो गया। अब वो क्या बोलता है, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। वो बोलता है अब तो मेरी बारी आ गई। मैं दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता था ना कि कैसे संसारिक लालचों में फंसते जा रहे हैं, आज तो भाई मैं ही फंस गया। एंड ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। वो कहता है आज तो खुद में फूल बन गया, मैंने ये नहीं सोचा कि वो 30 क्रोनर कहीं ना कहीं मेरे लिए बेट तो नहीं थे। उसने फूलिंगली एकदम बेवकूफ़ी की तरीके से वो 30 क्रोनर जेब में डाल लिए, चोरी कर ली, डर के कारण फॉरेस्ट में घुस गया। आप समझ में आ रहा है कि कैसे वो आज लालच में फंस गया और फॉरेस्ट में अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, हताश हो गया, अंधेरा हो रहा था। भाई किसी के लिए भी साइकोलॉजिकली एक डर वाली बात है। अब क्या बोलते हैं, द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स। थिकेट्स यानी कि बुशेस, बड़ी बड़ी लकड़ियों के टुकड़े, फॉलन लॉक्स, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। उसके लिए ये सब एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इम्पेनेट्रेबल यानी कि दैट कांट बी क्रॉस्ड, उसके लिए ये सब इतना रात अंधेरे का समय। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े पेड़ हैं, बुशेस हैं, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, अंधेरा है, डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है बंदा, घूमे जा रहा है, और वो
बाहर निकल नहीं पा रहा, तो इम्पेनिट्रेबल हो गया, ही कैन नॉट क्रॉस द फॉरेस्ट, ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द वे। सो उसको लगा कि वो यहाँ से कभी भी शायद ना निकल पाए। सो इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डिसम्बर का टाइम था, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पूरा अंधेरों से भर चुका था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, व्हाट हैपेंड, दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो बाहर अंधेरा तो था ही, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर की नेगेटिविटी, डर भी बढ़ रहा था। तो फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला, वो ग्राउंड में गिर गया, टायर्ड टू डेथ। उसको लगा कि मौत उसके सामने आ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज लालच में फंस चुका है और फाइनली वो चूहे की तरह एक रैट ट्रैप में बंध गया है। सो थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एकदम धप धप आवाज़ से पास में से आई, और देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। उसने बोला ये धप धप आवाज, ये पता क्या है, ये लोहे के थप थप, लोहे को कोई पीट रहा है, कोई हैमर से लोहे को एकदम थप थप थम्पिंग का साउंड कर रहा है, इसका मतलब कोई आसपास है, शायद मैं अब बच जाऊं। सो देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने वापस अपनी सारी स्ट्रेंथ को, ताकत को इकट्ठा किया। ही गॉट अप कि नहीं मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़रूर कोई आसपास है जो शायद मेरी मदद करे। कैसे पता चला? क्योंकि आसपास लोहे को पीटने की आवाज़ आ रही थी। कैसी? थम्पिंग, थडिंग साउंड कहते हैं। एंड ही व्हाट ही डिड, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मतलब एकदम से पी के नहीं लोग चलते टेढ़े मेढ़े, तो वो वैसे अनस्टेडली चल रहा था, चल भी नहीं पा रहा था यार, थक गया था, सुबह से फंस गया था उस फॉरेस्ट में। द रैम्सजो आयरन वर्क्स, यस रैम्सजो आयरन वर्क्स, वही माइंस जिसके बारे में हम तब से बात कर रहे हैं, वही आयरन वर्क्स जहाँ पे पहले क्रॉफ्टर काम करता था, और वही आयरन वर्क्स जिसमें आज थोड़ा बहुत काम चल रहा था, वो आयरन वर्क्स उस जंगल में ही था। और इस आयरन वर्क की आवाज़ सुन के रैट ट्रैप सेलर को हिम्मत आई कि शायद मेरे को अब ये लोग बचा लेंगे, क्योंकि रास्ता पता चल जाएगा ना आसपास लोगों से पूछ के। पहले तो उसको लग रहा था इस फॉरेस्ट में कोई नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे वो माइंस, वो आयरन वर्क्स चल रहा था काम। तो रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, यानी कि अभी प्रेजेंटली बोलते हैं, अब नहीं है, लेकिन उस समय जबकि स्टोरी लिखी गई है तब थे। सो विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, एक आयरन प्लांट था विथ स्मेल्टर। स्मेल्टर क्या होता है? जहाँ पे आयरन मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल यानी कि मेटल की शीट्स बनाई जाती हैं। एंड फोर्ज, फोर्ज यानी कि फर्नेस, भट्टी, जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। तो 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये सब एक्चुअली फैक्ट्री टर्म्स हैं, आप इसका एक एक बार मीनिंग समझ लीजिए, इसमें अंदर घुसने का इतना ज़रूरत नहीं है। तो स्मेल्टर वेयर द आयरन इज़ बीइंग मेल्टेड। रोलिंग मिल इज़ बेसिकली वेयर आयरन की मेटल शीट्स, फ्लैट मेटल शीट्स बनाई जाती हैं। एंड फोर्ज इज बेसिकली द फर्नेस, यू कैन ऑल्सो से भट्टी और हर्थ, ठीक है। So in the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो खतरनाक वर्ड्स ना मैं लास्ट में इसके मीनिंग्स देने वाली हूँ, मैंने मस्त आपके लिए स्क्रीन प्रिपेयर की है, आप पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। तो अभी आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे ये सब ना टेक्निकल टर्म्स है फैक्ट्रीज की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोडेड बार्जेस, यानी कि बड़े बड़े बोट्स में, एंड स्काउस, स्काउस भी एक टाइप की बोट्स होती हैं, उसमें आयरन भर भर के कैनाल से आ रहा था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, क्योंकि ऑब्वियसली आयरन वर्क्स का काम चल रहा है, काली धूल उड़ेगी, उससे पूरा कोल डस्ट था विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी क्या कह सकते हैं, आयरन की, जहाँ पे आयरन पड़ा हुआ था, बड़ी बड़ी बास्केट्स में आयरन पड़ा हुआ था, पूरा काम चल रहा था और एकदम काला धुआं उड़ रहा था, ठीक है। सो ड्यूरिंग one of the long dark evenings just before the Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. अब वहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर बैठा हुआ था भट्टी में। वो लोग क्या पता क्या कर रहे थे, अरे क्या कर रहे थे, आयरन को पिघला रहे, शीट्स बना रहे। सो दे वर सिटिंग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग यानी कि बड़ा सा रॉ आयरन, which had been put in the fire, obviously fire को क्यों, ताकि वो हल्का से मेल्ट हो जाए, and to be ready to put up on the anvil. anvil यानी कि आप कह सकते हो एक स्टैंड जहाँ पे गर्म आयरन को बीट किया जाता है। हम बोलते हैं ना वो फेमस कहावत, हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट, तो यही पिग आयरन को अंदर फर्नेस में डाला, वो थोड़ा सा पिघला, गर्म हुआ, फटाफट लाके एनविल में उसे जो शेप देना है उसे हैमर पीट पीट के वो शेप में बना दिया गया। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स समझ में आ रही होंगी। सो रेडी टू बी पुट ऑन द एनविल। तो वहाँ पे ये 2 लोग काम देख रहे थे, कौन?
एक था आपका मास्टर स्मिथ, एक उसका हेल्पर था. सो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन. पूरा पसीना गिर रहा था. अरे इतने बड़े बाउल में आयरन उबल रहा है, पिघल रहा है, तो बार बार वो जाता, चेक करता अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं. वापस आता उसका हेल्पर, पसीना गिरता यार उसका. दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज. उसने क्या पहन रखा था, किसकी बात